ये एक छोटा सा जानवर है जिसपे अंटार्कटिका का पूरा वाइल्ड लाइफ टिका हुआ है। जानते हो गैस, क्योंकि अगर ये खत्म होने लगे तो अंटार्कटिका का कोई भी जानवर जीवित नहीं बचेगा। और ये एक ऐसा पंछी है, इसकी पंख इतनी बड़ी है कि एक बच्चा इसके पंख पर खेल सकता है। और क्या आपको पता है कि ये बिना पंख फड़फड़ाए समंदर के ऊपर 1000 फीट तक उड़ सकते हैं, कई घंटों तक आसमान में रह सकते हैं, वो भी बिना पंख फड़फड़ाए। और क्या आपके दिमाग में कभी ये सोचने का चुन मचा है कि बहुत ज्यादा ठंडे जगहों पे एनिमल्स के खून जमते क्यों नहीं, या फिर एनिमल्स ऐसा क्या करते हैं जिनकी वजह से उनके खून इतने ठंडे टेम्परेचर में नहीं जम पाते? तो बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि आज हम ऐसे एनिमल्स के बारे में जानेंगे जो आपके दिमाग को बुरी तरह से उथल फुथल कर देगी। सो लेट्स डाइव इनटू द अननोन डेप्थ ऑफ अंटार्कटिका वाइल्ड लाइफ पार्ट 2। नंबर 5, टूथ फिश। एक और अंटार्कटिका प्रजाति जिसका नाम है टूथ फिश। इनकी एक क्वालिटी है कि ये एंटी फ्रीज रखती है, या फिर इनके शरीर में एंटी फ्रीज होता है। एंटी फ्रीज का काम यही होता है कि हमें पता है कि अंटार्कटिका काफी ठंडा, लो टेम्परेचर वाला जगह है, तो ऐसे में एंटी फ्रीज इनके रक्त को लो टेम्परेचर पे जमने से बचाता है। टूथ फिश के साथ साथ फ्लैटवर्म जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इंटरटीरियल स्नेल्स, इनमें भी एंटी फ्रीज पाई जाती है। हालांकि एंटी फ्रीज की ताकत रखने वाले जानवर अंटार्कटिका में बहुत ही कम है। एंटी फ्रीज का सिर्फ यही काम होता है कि वो लो टेम्परेचर में खून को जमने से बचाता है। अब आप सोचोगे कि अंटार्कटिका में बहुत सारे जानवर है, तो जिस जानवर के अंदर एंटी फ्रीज नहीं होता तो वो कैसे इतने ठंडे टेम्परेचर में अपने खून को जमने से बचाते हैं? इसका सिंपल सा जवाब है, बाकी के जानवर जिनके पास एंटी फ्रीज नहीं है तो वो तरल पोषक पदार्थों को खाते हैं, यानी लिक्विड सब्सटेंसेस को खाते हैं। ये पदार्थ इनके रक्त को जमने से रोकता है और इतने ठंडे टेम्परेचर में इनके अंदर गर्मी बनाए रखता है। इसके साथ साथ जानवरों के अंदर वसा का एक लेयर होता है। वसा का लेयर कहने का मतलब है एक प्रकार का तरल पदार्थ, लिक्विड सब्सटेंस होता है, जो वो लिक्विड सब्सटेंस कंज्यूम करते हैं अपने अंदर, वही इकट्ठा होता है और एक लेयर के फॉर्म में बन जाता है। इसे ही वसा का लेयर कहते हैं। इसकी मदद से जानवर इतने ठंडे टेम्परेचर में अपने आप को गर्म रखते हैं और अपने खून को जमने नहीं देते। और जब जानवर पानी में उतरते हैं और पानी भी ठंडा होता होगा, तो पानी में रहते समय ये वसा का लेयर, या फिर कह सकते हैं लिक्विड सब्सटेंस, उनके शरीर के अंदर गर्मी उत्पन्न करता है। और रही बात टूथ फिश की, तो इनकी हाइट 60 फीट तक की होती है, 200 पाउंड यानी 90 केजी का वेट होता है, और ये 50 साल तक जीवित रह सकते हैं। इनके बारे में जाना जाता है कि ये 7200 फीट यानी 2200 मीटर तक डाइव कर चुके हैं, और इसकी वजह से दुनिया के सबसे गहराइयों में रहने वाली फिश की स्पीसीज में से एक है। और एक बार जानते हो, टूथ फिश को व्हाइट गोल्ड से भी जाना जाता है। जानते हो क्यों? क्योंकि मार्केट में इसका डिमांड बहुत ज्यादा है। $50 पर पाउंड, इंडियन करेंसी में बात करें तो 3705 रुपए, और एक पाउंड 453 ग्राम होते हैं। मतलब 453 ग्राम टूथ फिश को खरीदने के लिए आपको $50 यानी 3705 रुपए देने पड़ सकते हैं, और इसकी वैल्यू मार्केट में बढ़ती रहती है। इनका साइंटिफिक नाम है डिसोस्टिकस मॉसोनी, जो कि ज्यादा करके साउथर्न अंटार्कटिक वाटर में पाई जाती है। नंबर 4, आइस फिश। आइस फिश चार्निक थाइडिया, जो कि दक्षिण समुद्र में पाए जाते हैं। इनमें लाल रक्त और हेमोग्लोबिन सेल्स नहीं होता, और यही इनकी पहचान है। कह सकते हैं रक्त का कलरलेस होना यही चीज इनमें अलग बनाती है। इनमें आइसन नाम का एक प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन को जमा करता है। जब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तब आइसन ऑक्सीजन को शरीर के भागों में पहुंचाता है। करीब 2 साल पहले एक जर्मन रिसर्चर वेडल सागर के समुद्र के नीचे वाले भागों को जांच कर रहा था। जिन्हें वेडल सागर नहीं पता, तो ये समुद्री क्षेत्र है जो दक्षिण महासागर में स्थित अंटार्कटिका के आसपास। तो वेडल सागर के नीचे जब जांच चल रहा था तो उन्होंने 60 मिलियन मतलब 6 करोड़ घोंसलों के समूहों को खोजा, जो 90 स्क्वायर मील से भी ज्यादा में फैले थे। बड़ी सावधानी से जब रिसर्च किया गया तो सभी घोंसले में 1700 अंडे थे आइस फिश के। नंबर 3, एलिफेंट सील। अंटार्कटिका में सबसे बड़ा सील दक्षिण एलिफेंटा सील मिरोंगा लियोनिन है। इनकी नाक हाथी के सूंड जैसी होती है। मेल का वजन लगभग 8000 पाउंड तक हो सकता है, और सिर्फ ताकतवर वाले मेल सील ही ब्रीडिंग कर सकते हैं। इंटरकोर्स करने से पहले मेल एलिफेंट सील एक दूसरे में लड़ाई करते हैं। एक फीमेल एलिफेंट सील का ग्रुप होता है जिसे हरेम कहते हैं, जिसमें 50 से 100 फीमेल सील होती हैं। और एक बात बोलूं, जो भी मेल सील जीत जाता है लड़ाई में, वो पूरे हरेम का मालिक बन जाता है। मतलब जितने भी फीमेल सील हैं एक हरेम में, उन सबका मालिक बन जाता है। मान लो एक हरेम में 100 फीमेल सील्स हैं, पूरे फीमेल सील का मालिक एक ही मेल सील होगा। वो जिससे चाहे अपने पसंद के फीमेल सील्स के साथ इंटरकोर्स कर सकते हैं। बताओ, हम इंसानों से अच्छा तो इनकी जिंदगी है। प्यार करने के लिए चूज करना पड़ रहा है इन्हें। छोड़, आगे कुछ बता, इनके बारे में मजा आ रहा है। अगर ये प्रोसेस को मैं सिंपल में समझाऊं तो होता ये है, एक हरेम ग्रुप होता है जिसमें कई सारी फीमेल सील्स होती हैं। जब 2 मेल सील्स की लड़ाई के बीच कोई एक जीत जाता है तो जीतने वाला पूरे हरेम का मालिक बन जाता है, जिसमें एक मेल सील के पास कई सारी फीमेल सील्स होती हैं, और इनमें से सभी फीमेल सील्स के साथ ये मेल सील मेट कर सकते हैं। भाई जले पे नमक क्यों छिड़क रहा है? एक बार बता दिया, समझ में आ गया, क्यों रिपीट किए जा रही है? और जो मेल सील लड़ाई में हार जाते हैं तो वो हरेम से दूर हो जाते हैं। और क्या होगा, इनके साथ स्टैमिना तो बढ़ा ही ना रहे हैं, लड़ाई करने पहले पहुंच जा रहे हैं, हरेम का मालिक बनेंगे। लेकिन एक बात आ नहीं रहा समझ में, जब एक हरेम में इतनी सारी फीमेल सील्स होती हैं तो मेल सील्स को कोलैबोरेट करना चाहिए, लड़ाई क्यों करते हैं? तो देख, साउथर्न एलिफेंट सील्स के ब्रीडिंग बिहेवियर में ऐसा होता है कि 2 मेल सील्स फाइटिंग
करते हैं और जो जीत जाता है वो पूरे हरेम का मालिक बन जाता है, उसकी मेटिंग अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। और रही बात ये कि मेटिंग करने के लिए लड़ाई क्यों करनी, वो डायरेक्ट भी तो मेट कर सकते हैं। हाँ तो ये बात सही है, लड़ाई करना जरूरी नहीं होता मेटिंग में, लेकिन एक हरेम का मालिक बनना जरूरी होता है एलिफेंट सील्स के स्पीसीज में, ताकि उनकी नस्ल को आगे बढ़ाने की मदद मिल सके। वीक एलिफेंट सील हरेम का मालिक नहीं बन सकता, स्ट्रॉन्ग एलिफेंट सील ही बन सकता है। वीक और स्ट्रॉन्ग का पता लगाने के लिए दो मेल सील्स एक दूसरे में लड़ाई करते हैं और जो जीत जाता है वो स्ट्रॉन्ग है और पूरे हरेम का मालिक बन जाता है। नंबर 2, वॉन्डरिंग एल्बेट्रॉस। अंटार्कटिका में कई प्रकार के एल्बेट्रॉस होते हैं पर वॉन्डरिंग एल्बेट्रॉस सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इनके पंख 11 फीट तक होते हैं जो कि दुनिया के किसी भी पंछी के पंखों से बड़े हैं। ये अपने शानदार ग्लाइडिंग से जाने जाते हैं, 10,000 फीट तक ऊंचा उड़ सकते हैं और इनकी मिनिमम ऊंचाई 1500 फीट से 2000 फीट तक है। ये पंछी अपनी शानदार उड़ान से मशहूर है, अपनी ताकतवर पंखों की मदद से समुद्र के ऊपर लंबी दूरी तय कर सकते हैं। 11 फीट की पंख, 4.4 फीट से 4.9 फीट तक की हाइट, 20 से 30 किलोग्राम का वजन। क्या आप जानते हो इतना भारी भरकम शरीर लिए ये वॉन्डरिंग एल्बेट्रॉस बिना पंख फड़फड़ाए अधिक घंटों तक हवा में उड़ सकता है, ग्लाइड कर सकता है, वो भी बिना पंख फड़फड़ाए। और यही इनकी खासियत। इनका साइंटिफिक नाम है डायोमेडिया एक्सुलेंस। और अपना ये लास्ट है नंबर 1, अंटार्कटिक क्रिल। यही अंटार्कटिक क्रिल जिसका शिकार लिपोर्ट सील सबसे ज्यादा करता है, जो मैंने पहले वीडियो में बताया था। क्रिल दुनिया भर में लगभग सभी जगह पाए जाते हैं, पर अंटार्कटिक क्रिल इयोफोसिया सुपर्बा जो कि दक्षिण समुद्र में पाए जाते हैं, ये लगभग 6 सेंटीमीटर के होते हैं और इनका वजन लगभग 2 ग्राम से भी कम होता है, 0.1 से 0.2 ग्राम के बीच में होते हैं। इन्हें कीस्टोन स्पीसीज भी कहा जाता है क्योंकि ये समुद्र के सभी जानवरों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्रिल बर्फ के समुद्र के सतह पर उगने वाले जीवाणुओं से भरपूर सेवन करता है, उस जीवाणु का नाम है फाइटोप्लैंक्टन। अब बात करते हैं कि अंटार्कटिका क्रिल समुद्री जीवों और अंटार्कटिका के जीवों के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। इससे पहले एक चीज बता दूं, अगर अंटार्कटिक क्रिल नहीं होता तो अंटार्कटिका में जितने भी जीव हैं वो भी नहीं होते, क्योंकि पूरे समुद्री जीवन में अंटार्कटिका क्रिल बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसे छोटा सा समझ के हल्के में मत लेना, क्योंकि अगर ये क्रिल होगा नहीं ना तो अंटार्कटिका में कोई जीव भी नहीं होंगे। क्योंकि अंटार्कटिक क्रिल अंटार्कटिका के समुद्री जीवन के लिए महत्वपूर्ण खाद्य श्रृंखला है। खाद्य श्रृंखला का मतलब एक दूसरे का शिकार करके खाते रहना। सभी जीवों का खाद्य श्रृंखला होता है, जैसे कि पेंगुइन जो चिकनी मछली जैसी चीजों को खाता है। और अगर क्रिल ना हो तो अंटार्कटिका के समुद्री जीवन के लिए बहुत ही बुरा होगा, क्योंकि अंटार्कटिका क्रिल की पूरी जनसंख्या पॉपुलेशन 60 अरब है, जो कि हर समुद्री जानवरों के प्रजातियों से ज्यादा है। और ऐसे में ये क्रिल ना हो तो खाद्य श्रृंखला होगी कैसे। सभी जानवरों के लिए क्रिल एक महत्वपूर्ण खाद्य श्रृंखला है, मतलब सभी जानवरों के लिए ये खाने का सोर्स है। और हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे फसल उगाने के लिए खाद की जरूरत होती है, वैसे ही समुद्री जानवरों को भी क्रिल को खाने से खाद्य प्राप्ति होती है, जो समुद्री जानवरों को जीवित रहने के लिए आवश्यक होता है। अब आप ये मत समझने लगना कि अंटार्कटिका क्रिल का पॉपुलेशन 60 अरब है तो अंटार्कटिका में यही सबसे ज्यादा है तो सभी अंटार्कटिका के जानवर इनका ही शिकार करते रहते हैं, इनको ही खाते रहते हैं। बल्कि आप ऐसा समझ रहे हो तो ऐसा नहीं है। अंटार्कटिका क्रिल सभी जानवरों के लिए आवश्यक इसलिए है। चलो इसे भी एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जितना हमारी जिंदगी में फूड का रोल होता है उतना ही पानी का भी रोल होता है। हम सिर्फ खाना खा के थोड़ी ना जीवित रह सकते, हमें पानी की भी जरूरत पड़ती है जीवित रहने के लिए। तो वैसे ही अंटार्कटिका में जितने भी एनिमल है सबका सोर्स अलग अलग है खाने का, तो अंटार्कटिका क्रिल का वो इसलिए शिकार करते हैं। जैसे हमारे जीवन में भी पानी इंपॉर्टेंट है, वैसे ही अंटार्कटिका के एनिमल्स को भी अंटार्कटिका क्रिल इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि अंटार्कटिका में जानवरों को खाने के लिए कुछ नहीं है तो अंटार्कटिक क्रिल को ही रेल दो, बल्कि अंटार्कटिक क्रिल पानी के जैसे ही उनके जीवन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब क्रिल की संख्या कम होती है तो इसका असर और भी जीवों पर देखने को मिलता है। तो यही वीडियो होता है खत्म। तो ये थे अंटार्कटिक वाइल्ड लाइफ पार्ट 2। अंटार्कटिका के एनिमल से तो एक बात तो पता लग गई कि हर एक एनिमल अपने आप में एक से बढ़कर एक है। हर एनिमल में कुछ ना कुछ यूनिक है और हर एक एनिमल्स के ऊपर डॉक्यूमेंट्री भी बनाई जा सकती है। इस वीडियो में ऐसा कौन सा एनिमल है जो आपको पसंद आया कमेंट में जरूर बताना। और ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके जरूर बताना। क्या भी तुझे कौन सा एनिमल पसंद आया? पसंद भैया देखो हम तो एलिफेंट सील पे ही अटके हुए हैं। क्या तू भी देख कमेंट में लोगों ने अच्छे एनिमल्स को ही पसंद किया होगा। देख रहा हूँ कमेंट तो आ ही नहीं रहा। तो चलो चलते हैं वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि हो गया है हमको एलिफेंट सील से प्यार। समझ में नहीं आ रही क्या बवाल है।